the ideal concept. सुप्रभात, कैसे आप लोग। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में मृदा संसाधन के बारे में बताया था, तो मृदा संसाधन के निर्माण की प्रक्रिया तक हम लोग पढ़ चुके हैं और निर्माण की प्रक्रिया तक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा वह है मृदा संसाधन के अंतर्गत। मृदा संसाधन के अंतर्गत मृदा के प्रकार एवं वितरण। तो मृदा के प्रकार एवं वितरण के प्रत्येक पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मृदा के प्रकारों की क्या आवश्यकता है। हमारी जो भूमि की आकृति है, उसकी जो उच्चावच है, या हमारे यहाँ की जो जलवायु प्रभाव है, हमारे यहाँ की जो जलवायु प्रभाव, या फिर पूरे पृथ्वी की अगर हम चर्चा करें तो पूरे पृथ्वी की जलवायु प्रभाव, भूमि की उच्चावच और अन्य प्राकृतिक कारण जो है वह मृदा के प्रकारों के वितरण का एक कारण है। जैसा कि हम लोग 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, कैसे वह चट्टानों से बने होते हैं। तो कई प्रकार के पहलुओं पर नजर रखना पड़ता है और उस हिसाब से हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कहीं से किसी का घर बनाना है तो एक प्रकार की मिट्टी हिलाई जाती है जिसे हम रेत कहते हैं। बालू वह भी एक प्रकार की मिट्टी है। कहीं पर हम मूर्ति बनते हुए देखते हैं तो उसमें मिट्टी जो लगाया जाता है वह अलग प्रकार की मिट्टी होती है। कई आप देखते हैं होंगे कि वो बड़ी चिकनी मिट्टी हो जाती है। एक देखते हैं कि खिलौना बनाने के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसका रंग, कहीं मिट्टी का रंग काला होता है, कहीं धुंधला होता है, कहीं भूरा होता है। तो इस आधार पर हम कई प्रकार के मिट्टियों का वर्गीकरण जो है, मिट्टी का वर्गीकरण हम कई प्रकारों से करते हैं। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से मिट्टी के 6 प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है मिट्टी का, सबसे पहला प्रकार वह है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा हम इसके गठन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि इसका गठन कैसे होता है। गठन का मतलब कि यह बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, मृदा जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। मैं जो भी बोलता हूं उसे नोट करते जाइएगा। इसका गठन बालू, आप लोग देखते होंगे, बड़े ही महीन बालू के कण से बालू के कण से और मृतिका, बालू से एवं मृतिका, इससे जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। इसका रंग कैसा होता है, तो धुंधला होता है। भूरा होता है, धुंधला होता है, भूरा होता है और लालिमा होता है। धुंधला, भूरा और लालिमा होता है। क्या तो जलोढ़ मृदा का गठन
जलोढ़ मृदा का गठन, बालू श्वेत और मृत्तिका, रंग धुंधला होता है, भूरा होता है या धुंधला, लालिमा से लेकर भूरा तक होता है, धुंधला लालिमा से लेकर भूरा तक होता है। पहचान क्या है? इसके कर्म के आधार पर भी इसे पहचाना जा सकता है और आयु के आधार पर भी हम इसे पहचानते हैं। कर्म के आधार पर, आयु के आधार पर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो आयु के आधार पर इस मिट्टी का जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण पुनः किया गया। किसके आधार पर? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम सबसे पहला नवीन, नवीन जलोढ़ मृदा। तो नवीन जलोढ़ मृदा यह नया मृदा, एक नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा में क्या होता है कि इसमें बालू के कण की मात्रा अधिक होती है, यानी महीन मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरा पुराना। पुराना जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा में क्या होता है कि महीन मिट्टी के कण अधिक पाए जाते हैं, जिसे एक और नाम से जाना जाता है। इसी यानी नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर मृदा के नाम से भी जानते हैं। खादर मिट्टी। पुराना जलोढ़ मृदा, इसमें कंकर के अंश अधिक मिलते हैं। कंकर के अंश अधिक मिलते हैं। कंकर के अंश अधिक मिलते हैं। कंकर आप देखे होंगे, कंकर इस आकार की होती है, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें बालू के कण सटकर कर वह मजबूती धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से कंकर पाए जाते हैं और नदियों के किनारे अधिक मात्रा में कंकर पाए जाते हैं, बालू के साथ यह होती है। तो पुरातन जलोढ़ मृदा है, इसमें कंकर की मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी को हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। बांगर मिट्टी, यानी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीन जलोढ़ मृदा, इसे खादर के नाम से जानते हैं, इसमें मिट्टी के अंश अधिक मात्रा में होता है। दूसरा है पुराना जलोढ़ मृदा, इसमें कंकर अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह बात नहीं है कि उसमें मिट्टी नहीं पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मिट्टी के साथ साथ कंकर भी पाए जाते हैं। इसे बांगर के नाम से जानते हैं। यह है जलोढ़ मृदा। जो भी बोलते जा रहा हूं उसे नोट करते जाइएगा। इसके बाद इसमें कौन कौन से तत्व पाए? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें पोटाश पाया जाता है।
फास्फोरस पाए जाते हैं, पोटाश पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना पाया जाता है। एक चीज और इसमें सोचिए, जानने योग्य बात है कि इसमें पोटाश की मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है, फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है, चूना की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, यानी पोटाश पाए जाते हैं इसमें, इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूना की मात्रा प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इसका वितरण देखते हैं कि कहाँ है इसका वितरण। ऐसे तो जलोढ़ मृदा कहा गया है कि जलोढ़ मृदा सिंधु नदी निकली है एक, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यह तीन नदियों की जो मार्ग है उस मार्ग के अंतर्गत आता है। यानी जलोढ़ मृदा का वितरण कहाँ से है, तो सिंधु से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक। लेकिन यह भारत में अगर इसका वितरण देखा जाए तो गंगा नदी के से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका वितरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी राज्य यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली भी का क्षेत्र आ जाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ जाता है, बिहार का क्षेत्र आ जाता है, झारखंड का कुछ अंश आता है, झारखंड का कुछ अंश, उसके बाद पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ जाता है, असम का थोड़ा सा क्षेत्र आ जाता है। यहाँ हम आते हैं तो गुजरात का क्षेत्र आता है, यह राजस्थान का क्षेत्र है तो राजस्थान के क्षेत्र में थोड़ा सा अंश इसका आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में, यानी इसका वितरण अगर देखा जाए तो यह पूरे भारत में या उत्तरी हिस्से में है, इसलिए इसे हम उत्तर भारत के मैदानी भाग के नाम से भी जानते हैं। नक्शे के अगर यह समझ में नहीं आए तो आप क्या देखिए कि एक कोई भी मैप, चाहे वह राजनीतिक हो या प्राकृतिक, कोई भी मैप लेते हैं जिसमें पूरे राज्य का नाम दिया हुआ है, उस राज्य के नक्शे से हम इस नक्शे को मिलाते हैं कि कहाँ पर कौन सा राज्य है और किस किस राज्य में, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस राज्य में या जैसो अधिक इस मिट्टी का वितरण अधिक है और किस राज्य में कम है। यहाँ क्या देखते हैं कि राजस्थान में शुष्क मृदा अधिक, लेकिन कुछ भाग जलोढ़ मृदा का भी पाया जाता है। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा अंश इसका आया है, गुजरात में है, इधर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इसमें भी थोड़ा सा अंश है, लेकिन अधिक कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल, यह तीन क्षेत्र, तीन राज्य में जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में। तो हम क्या देखते हैं कि यह कुल भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत में, कितने हेक्टेयर में जलोढ़ मृदा है, तो यह 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर भारत के कुल भूमि का 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। यह कौन कौन से फसल के लिए जाना जाता है, वैसे तो
सभी प्रकार की फसल इस पर हम उगा सकते हैं। जो भी खाद्यान्न फसलें हैं सभी प्रकार की फसल हम इस पर उगा सकते हैं। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से जो है गन्ना की खेती के लिए, धान की खेती के लिए, मक्के की खेती के लिए, तिलहन और दलहन की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। ये जलोढ़ मृदा। इसके बाद यहाँ पर गहन कृषि किया जाता है। गहन कृषि का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य यह बात है। गहन कृषि, गहन कृषि का तात्पर्य क्या होता है कि हम यह क्षेत्र में एक साल में एक ही फसल नहीं उगा पाते। यानी एक साल में, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम इस क्षेत्र में एक साल में एक से अधिक फसलों को उगा लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि धान काटे, धान काटने के बाद हम तुरंत गेहूं की बुआई कर दी, यानी रबी फसल। खरीफ के खत्म होते ही रबी की फसल कर देते हैं, रबी की फसल समाप्त होते ही हम जायद फसल कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह जो क्षेत्र है एक साल में एक से अधिक कृषि के लिए जाना जाता है, जिसे गहन कृषि कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात कि गहन कृषि करने का, इधर इस क्षेत्र में गहन कृषि करने का कारण क्या है? क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। यानी मैदानी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व के लिए भी प्रसिद्ध है और गहन कृषि के लिए भी जानी जाती है। यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या हो उसको पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत होती है। तो हम इस प्रकार से कृषि करते हैं कि कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सके, जिसे गहन कृषि कहते हैं। इसके बाद जलोढ़ मृदा का कुछ और क्षेत्र है जो मैं इस नक्शे पर नहीं दर्शाया हूं, लेकिन उसे भी जानना जरूरी है। हम क्या देखते हैं कि यह जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट पर गंगा की अलावे और भी नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ये सब अपने मुहाने पर जहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, इस क्षेत्र में भी जो पठारी भाग है जहाँ से यह निकलती है, अपने साथ मिट्टी के अंश ले जाते हैं और यहाँ इस मुहाने पर ला करके छोड़ देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जहाँ जहाँ नदियों का मुहाना है वहाँ वहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो उम्मीद है जलोढ़ मृदा के बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगला जो मिट्टी का प्रकार है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मृदा का संगठन या उसकी जो बनावट हुई वह कैसे हुआ? वह शैल चट्टानों से, यानी यह बहुत ही प्राचीन चट्टानों के टूटने से बनी है। यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यह पूरा का पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। यह पूरा का पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। यह पूरा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है। ऊपर जो हम देख रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वत वाला क्षेत्र, पर्वतीय भाग, यानी यह मिट्टी को हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। तो इसकी बनावट प्राचीन शैलों से हुई है। इसमें जो तत्व पाए जाते हैं
यह होता है कैल्शियम, कार्बोनेट, काली मिट्टी का तत्व, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, यह इसके मुख्य तत्व हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये छूट गया चूना, शायद यहाँ में दिखा देगा चूना। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। यानी यह जो मिलता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, चूना पत्थर यानी चूना या जो है सो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। लेकिन फास्फोरस की कमी होती है, इसका रंग जो है वह काला होता है। काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और बेसाल्ट, एल्युमिनियम और बेसाल्ट की जो है मात्रा होती है, यानी लौ अयस्क की मात्रा होती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। यह एक इसका मुख्य पहचान है कि इसका रंग ही काला होता है, जिस कारण से हम इसे काली मिट्टी कहते हैं। दूसरा पहचान क्या है कि जब यह मिट्टी शुष्क होती है, शुष्क यानी जब यह मिट्टी, जब भारत जो है सो गर्मी धारण करता है, भारत की जलवायु जब वह गर्म हो जाता है, उस समय इसमें दरारें, गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो यह इसकी एक पहचान है। दूसरा पहचान क्या है कि जब भी बरसात का मौसम होता है तो 1 या 2 पानी तक तो यह ठीक रहता है। तीसरी पानी के बाद क्या होता है कि तीसरी बार जैसे इसको वर्षा की पानी मिलती है तो इसका जो मिट्टी है उसमें चिपचिपापन अधिक हो जाता है, जिस कारण से हम इस मिट्टी का प्रयोग मूर्ति बनाने में अधिक करते हैं। कभी भी अगर मूर्ति बनाने का कार्य होता है तो उसमें काली मिट्टी का प्रयोग अक्सर अधिक देखने को मिलता है। तो जो काली मृदा का क्षेत्र है उस स्थान पर, और उसके बाद इसके अलावा भी वो जो मिट्टी का जो ईंट होता है, यही कारण से इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में भी किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास, चूना, इस सब की मात्रा अधिक होने के कारण इस जो क्षेत्र है, इस मिट्टी में जो फसल लगाया जाता है वह कपास की फसल अच्छी होती है। यहाँ कपास की अच्छी खेती होती है। इस कारण से इस मिट्टी का नाम काली कपासी भी कहा गया है, यानी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी प्रयुक्त होती है, जिस कारण से इस मिट्टी को काली कपासी के नाम से जाना जाता है। एक और बात है कि यह मिट्टी का कुछ अंश केरल में भी पड़ता है, कर्नाटक में भी पड़ता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा का क्षेत्र, तो ये सब आंध्र प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, तेलंगाना आती है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो ये सब क्षेत्र में इसका वितरण है। इसको जो स्थानीय भाषा, जैसे हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं जब बोली जाती है तो हम एक ही चीज को कई प्रकार के नाम दे देते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं हिंदी व्याकरण जब पढ़ते हैं तब। तो इसका जो स्थानीय नाम है वह है रेगूर, यानी काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम रेगूर के नाम से भी जानते हैं। यह मैंने बताया कि यह कपास की खेती के लिए उत्तम है, लेकिन इसके अलावा भी हम इसमें कुछ खेती, अन्य खेती भी कर सकते हैं। जैसे गन्ना की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं, प्याज की खेती इसमें कर सकते हैं। वितरण मैंने बता दिया कि कौन कौन से राज्य में यह
पूरे भारत का भी जितना गंगा जितना यह मैदानी भाग है, जितना जलोढ़ मृदा का भाग है, उतना ही इसका भी भाग यानी अभी 6.4 करोड़ हेक्टेयर। यह भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। तो हमने पढ़ा जलोढ़ मृदा और काली मृदा के बारे में। अब आप पढ़ते हैं लाल मृदा के बारे में। लाल मृदा का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर नक्शे पर दिखला दिया गया है। जहाँ जहाँ रेड कलर से रंगा गया है वह सब लाल मृदा का क्षेत्र। लाल मृदा कहाँ पाया जाता है? तो लाल मृदा वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होगी। यह आग्नेय चट्टान के रवे से बनी हुई है। इसका निर्माण जो है, इसकी गठन जो है वह आग्नेय चट्टान की रवे से बनी हुई है, यानी उसके जो कण होते हैं उससे बनी हुई है। इसका इसमें बहुत सारे तत्वों की कमी होती है, जिस कारण से यानी सबसे पहले तो इसमें किस चीज की कमी होती है? तो नमी की बिल्कुल ही कमी होती है। कमी क्यों होती है? क्योंकि सबसे पहले ही बताया जा चुका है कि यह मिट्टी को यानी लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वह यह मिट्टी का जो क्षेत्र है वह कहाँ है? वह उस स्थान पर है जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। और जब वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है तो स्वाभाविक है कि वैसे क्षेत्र में नमी की मात्रा यानी मिट्टी में जल की मात्रा कम हो। कम होने के कारण वह जो है अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती। वैसे भूमि में हम उस प्रकार की खेती करते हैं जिसमें जल कम से कम लगे। जैसे हम उसमें दलहन की खेती कर सकते हैं और तिलहन की खेती कर सकते हैं। तो दलहन और तिलहन के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। यह पूरे भारत का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। यह 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। इसका क्षेत्र जो है तमिलनाडु है, गोवा है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, थोड़ा सा मेघालय का क्षेत्र, इस क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी? तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को हम पीली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला जो मिट्टी का प्रकार है उसे हम लैटेराइट मृदा कहते हैं। मैं जो भी बोलता हूँ लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। जानना समझ में आए हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। लैटेराइट मृदा या ग्रीक भाषा के लेटर से बनी है जिसका अर्थ होता है ईंट। यह भारत में कहाँ यह मृदा भारत में कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं। तो भारत के वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है। आपको पता है कि भारत के किस किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है? अगर यह आपको पता है कि भारत के किस किस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके और हमें सेंड करें।
भारत के जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है वहां लैटेराइट मृदा पाई जाती है, अधिक वर्षा है जहाँ। तो हम क्या देखते हैं कि करा की अधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। तो लैटेराइट मृदा में किस चीज की खेती हम कर सकते हैं? तो वैसे क्षेत्रों में हम धान की खेती कर सकते हैं, क्योंकि रबी की फसल के लिए हमें कम वर्षा, कम जल की जरूरत होती है। और यहाँ तो जहाँ अधिक कह रहा है, अधिक जहाँ पर अधिक वर्षा का क्षेत्र होगा तो वहां पर नमी अधिक होगी, और जहाँ नमी अधिक होगी तो धान की खेती उस स्थान पर हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि धान में नमी की मात्रा अधिक चाहिए। तो यह जो पश्चिम तटीय मैदान है, पश्चिम तटीय जो क्षेत्र है भारत का, इस क्षेत्र में और मेघालय का जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और इस क्षेत्र में लैटेराइट मृदा अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा भी है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब में भी कहीं कहीं पर लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इसके बाद लैटेराइट मृदा के बाद हम जानेंगे मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा, भारत में शुष्क मृदा का क्षेत्र यहाँ हरियाणा, पंजाब, हम पंजाब को लेकर चलते हैं। पंजाब के शुष्क मृदा का क्षेत्र कहाँ है? तो यह पंजाब के पंजाब का जो या उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र से लेकर के यानी दक्षिणी भाग से लेकर के और गुजरात के उत्तरी भाग, पंजाब के दक्षिणी भाग, गुजरात के उत्तरी भाग से लेकर के पूरे राजस्थान का क्षेत्र, पंजाब का दक्षिणी हिस्सा शुष्क प्रदेश में आता है, गुजरात का उत्तरी हिस्सा शुष्क प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश का भी कुछ अंश शुष्क प्रदेश में आ जाता है। तो इस क्षेत्र में जो है सो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा दो प्रकार की, एक होता है शुष्क मरुस्थलीय मृदा और दूसरा होता है शीत मरुस्थलीय मृदा। शीत मरुस्थलीय में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां आ जाता है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र में क्या होता है कि वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। शुष्क मृदा कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वैसे क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस क्षेत्र में फसल नहीं उगा पाते, किसी प्रकार का कोई फसल नहीं उगता है, वनस्पति नहीं उगता है, अन्य जो भी जंगल हो या अवांछनीय जो पौधा होता है वो सब नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर बालू के कण पाया जाता है, रेत ही रेत इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम मरुस्थलीय मृदा के क्षेत्र में रखते, यानी उसको मरुस्थलीय मृदा कहते, यानी मरी हुई भूमि। ऐसा बात नहीं है कि मरा हुआ भूमि है तो वहाँ कुछ नहीं होता। कुछ क्षेत्र जो हम यहाँ देख रहे हैं या कुछ क्षेत्रों में कौन सी भूमि है, तो या जो भाग है या जलोढ़ मृदा का, तो कुछ क्षेत्रों में होता भी है। जहाँ पर यह शुष्क भूमि है यहाँ पर नमी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, तो इसमें वैसे ही पौधे उगते हैं जो कम से कम नमी में भी जीवित रह सकते हैं। तो वैसे क्षेत्र, इस क्षेत्र में झाड़ियाँ उगती हैं, कांटेदार पौधे उगते हैं,
वैसे पशु पाए जाते हैं जो कम पानी पीते हो। ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, यह इस क्षेत्र में ही मौजूद पाए जाते हैं। ऊंट बालू पर आसानी से चल सकता है, इसलिए मरुस्थल के जहाज के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ऐसे क्षेत्र में भी खेती होती है। किस चीज की खेती होती है? तो यहाँ पर जो है एक तो पानी की किल्लत थी। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए राजस्थान के पंजाब के क्षेत्र में सतलुज नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। वहां से ये इंदिरा गांधी नहर खोला गया और जिसके कारण इंदिरा गांधी नहर से जल जो है यह आसानी से राजस्थान में आ रहा है। तो इसके क्षेत्रों में जो है मक्के की अधिक खेती होती है। ऐसे यह ज्वार और बाजरा के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जहाँ पर नमी की मात्रा कम होती है वहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है, चाहे वह लाल मृदा का क्षेत्र हो या शुष्क मृदा का क्षेत्र हो। यहाँ पर मोटे अनाज की खेती अच्छी होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्के, ये सब की खेती यहाँ होती है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बता दिया। मक्के की खेती, ज्वार की खेती, ये सब अधिक पाए जाते हैं। उसी के वहाँ पर चपातियाँ यानी रोटी बनती है ज्वार की। तो शुष्क मृदा का क्षेत्र हमने जान लिया। अब जानते हैं पर्वतीय मृदा का क्षेत्र। पर्वतीय मृदा का क्षेत्र जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर की मात्रा अधिक होती है। इस क्षेत्र में ढलान तीव्र होती है, तीव्र ढलान होती है, जिसके चलते यहाँ पर जो है खेती, कुछ क्षेत्रों में तो खेती करना मुश्किल है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हम इस जगह पर सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। सीढ़ी नुमा खेती कैसे की जाती है? यह पर्वतीय ढाल है, या पर्वतीय ढाल है। तो हम क्या करते हैं कि इस क्षेत्र को हम प्लेन कर देते हैं, काट करके और इस तरह से मिला देते हैं। पुनः ये भाग हो गया, फिर हम इस क्षेत्र को काट देते हैं और यहाँ से मिला देते हैं। तब हम क्या देखते हैं कि यह एक सीढ़ी के आकार की एक प्लॉट बन जाता है, एक खेत बन जाता है सीढ़ी के आकार। और इसी रूप में हम यहाँ पर खेती भी कर लेते हैं। क्या देखते हैं कि एक सीढ़ी के आकार का एक प्लॉट बन जाता है। इस अनुसार हम यहाँ पर कुछ स्थानों पर खेती करते हैं और बाकी स्थान खेती के योग्य नहीं होता है। तो इस तरह से हम मृदा संसाधन के अंतर्गत मृदा के प्रकार और वितरण के बारे में जाने। जो नहीं समझ में आएगा वह पुनः आप अगर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजते हैं तो पुनः दोबारा या जो चीज आपको न समझ में आया होगा उसको हम क्या करेंगे कि फिर से आपको बताएंगे और से और उदाहरण देंगे। अच्छे से अच्छे तरीके को हम अपनाएंगे और पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। तो यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि बच्चे जो हैं अभी लॉकडाउन के कारण जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज तो वैसे ही ऑलरेडी बंद है। पूरी जो भारत की अधिक से अधिक जो संस्थाएं वह बंद है, केवल कुछ संस्थाओं को छोड़ करके। तो बच्चे की कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उनको नॉलेज कहीं ना कहीं स्थिर हो गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वह इस चीज़ से वंचित रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे